आज की वीडियो में अपन एक नाटक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है अ डॉल्स हाउस। नॉर्वेजियन राइटर हेनरिक इब्सन द्वारा लिखित ये नाटक एक कॉमेडी है। तो शुरू करते हैं आज का नाटक जिसका टाइटल है अ डॉल्स हाउस। इब्सन के एक प्ले डॉल्स हाउस के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि इस प्ले में ऐसा है क्या जो ये इतना हिट हो गया था, क्योंकि दोस्तों ये अपने टाइम का बहुत ही जाना माना प्ले है। और जहां तक बात है हेनरिक इब्सन की, तो इनकी बराबरी तो शेक्सपियर के साथ की जाती है, क्योंकि ये जो भी लिखा करते थे वो पूरी दुनिया पढ़ती थी। दोस्तों ये जो प्ले है डॉल्स हाउस, ये 3 एक्ट का एक प्ले है जिसे लिखा गया था हेनरिक इब्सन के द्वारा, जैसा कि मैंने पहले बताया। और ये नॉर्वे के एक राइटर थे। और इस प्ले की जो सेटिंग रखी गई है वो भी नॉर्वेजियन टाउन में ही रखी गई है। इस प्ले में उस टाइम पे, यानी कि हेनरिक इब्सन के टाइम पे, नॉर्वे जैसी कंट्री में वुमेन्स की कंडीशन को बताया गया है। और बड़ी ही खूबसूरती से हेनरिक इब्सन ने इस प्ले में दिखाने की कोशिश की है कि उस टाइम पे 1879 के टाइम पे नॉर्वे जैसी कंट्री में, हम लोग जानते हैं कि नॉर्वे कितनी हैप्पी कंट्री है, उस टाइम पे महिलाओं की इस पुरुष प्रधान समाज में क्या कंडीशन थी। अब दोस्तों जब हम प्ले पढ़ेंगे तो हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स बिगिन। देखिए हर बार की तरह सबसे पहले मैं बताऊंगा हेनरिक इब्सन के बारे में, उसके बाद हम प्ले शुरू करेंगे। हेनरिक इब्सन का जन्म हुआ था 20 मार्च 1828 को और 23 मई 1906 को इनकी डेथ हो गई थी। इब्सन एक बहुत ही पैसे वाली फैमिली में पैदा हुआ था। इब्सन की फैमिली नॉर्वे में रहती थी। उनके फादर जो थे व्यापारी थे और फादर बहुत ही पैसे वाले थे। शुरू में इब्सन के फादर का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन बाद में कुछ बिजनेस लॉस की वजह से इसके फादर की कंडीशन बिगड़ी और शराबी हो गए इसके फादर। इब्सन के फादर अपने बिजनेस लॉस का सारा स्ट्रेस अपनी पत्नी और अपने बच्चों पर निकालते थे। और बहुत हद तक ये माना जाता है कि इब्सन को ये जो फेमिनिज्म पे प्ले है, ये डॉल्स हाउस, लिखने की प्रेरणा इसको अपनी फैमिली से ही मिली है। 15 साल की उम्र से ही इन्होंने प्ले लिखना शुरू कर दिए थे। और जैसा कि हर किसी के साथ होता है, शुरू में इन्होंने बहुत सारी असफलताएं देखी, बहुत गरीबी देखी, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ी। और आगे चल के इनके कामों को लोगों ने बहुत पसंद किया। जहां तक इनकी डेथ की बात की जाए तो 1906 में इनकी नॉर्वे में ही डेथ हो गई थी। इनको एक तरह से शेक्सपियर की तरह ही देखा जाता है। शेक्सपियर के प्लेज और इनके प्लेज की तुलना की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं डॉल्स हाउस प्ले की। ये प्ले फेमिनिज्म पे है, महिलाओं के अधिकारों के बारे में। इस कहानी में एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ है नोरा नाम की। प्ले की शुरुआत होती है क्रिसमस की पिछली शाम से, यानी कि 24 दिसंबर की शाम से। नोरा जो है बहुत खुशी से अपने घर के अंदर आती है। नोरा के हाथ में कुछ पैकेजेस हैं और वो बहुत ही खुश है। वो अपने हस्बैंड टॉरवर्ड के लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर के आई है। उसके पीछे पीछे एक आदमी और है जो घर के अंदर एंटर होता है और जिसके हाथ में क्रिसमस ट्री है। नोरा उसको कहती है कि वो ट्री को वहां पे रख दे और उसको कुछ टिप देती है और जाने को कहती है। यानी हमें ये पता चलता है कि इस घर में क्रिसमस की तैयारियां चल रही है। नोरा अपने बच्चों को सरप्राइज देना चाहती है, कुछ लाई है उनके लिए वो मार्केट से। इतने में टॉरवेड ऊपर से आता है अपने स्टडी रूम से। टॉरवेड नोरा का हस्बैंड है जिसका अभी अभी बैंक में प्रमोशन हुआ है। और दोस्तों ये टॉरवेड जो है, मैं आपको बता दूं ये कैसे टाइप का आदमी है। ये अपनी पत्नी से एकदम दिखावटी प्यार करता है। वो आगे आपको पता चलेगा प्ले में। क्या है कि टॉरवेड जब नोरा को देखता है कि ये बहुत कुछ लेके आई है मार्केट से, और जब नोरा कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, तो वो उसको स्कॉल्ड करना चालू कर देता है, उसको गालियां देना चालू कर देता है, एक तरह से फटकारना चालू कर देता है। बोले तुम्हें ये क्या है, तुम इतना खर्चा क्यों करती हो, तुम्हें पता है ना हमारी कंडीशन क्या है, फिर भी तुम इतना खर्चा करती हो। नोरा बोलती है कि कल क्रिसमस इवनिंग है टॉरवेड, थोड़ा तो खर्चा करना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारा बैंक में प्रमोशन हो चुका है, तुम एक बड़ी पोस्ट पे हो, अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। टॉरवेल्ड बोलता है मेरे को अभी पैसे नहीं मिले हैं, मेरा पहले का ही चेक ड्यू है अपने बैंक में, अभी हम ऐसे खर्चा नहीं कर सकते नोरा। यहां तक कि वो इसको ऐसा तक बोल देता है कि ये जो खर्चा करने की आदत है ये तुम्हें तुम्हारे फादर से मिली है, तुम्हारे फादर के घर में बहुत खर्चा करते होंगे, मेरे घर में ये नहीं चलेगा। वो नोरा को बोलता है कि नोरा देखो अभी थोड़ा समझो, हमें अभी भी पैसे की कदर करनी पड़ेगी, ऐसे हम पैसा पानी की तरह नहीं भर सकते, समझ में आ रहा है। तो यहां पे नोरा बोलती है ठीक है आज के बाद नहीं करूंगी, बस। तो ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है। अब इस कहानी में और कैरेक्टर जुड़ते जाएंगे, तो ध्यान देना दोस्तों। अब इस कहानी में डॉक्टर रैंक की एंट्री होती है। डॉक्टर रैंक टॉरवेड के एक दोस्त हैं, एक फैमिली फ्रेंड की तरह मान लो। टॉरवेड ने नोरा को कहा है कि डॉक्टर रैंक जब भी घर में आए उनको आने देना, कभी कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, मतलब एक तरह से फैमिली फ्रेंड है, बहुत पक्के मित्र हैं। तो डॉक्टर रैंक घर में एंटर होते हैं, टॉरवेड के साथ स्टडी रूम में चले जाते हैं। अब इस घर में एक और शख्स की एंट्री होती है।
एक महिला है मिसेस लिंडे करके। जब वो घर के अंदर आती है तो शुरू में तो नोरा इसको देख के पहचानती नहीं है ये कौन है, फिर बाद में पहचानती है, अरे मिसेस लिंडे आप आइए। अब ये जो मिसेस लिंडे है ये नोरा की एक बहुत पुरानी दोस्त है जो 8 साल बाद इससे मिली है। तो सीधी सी बात है, अगर 8 साल बाद कोई दोस्त मिलेगा तो खुशी तो होती है। अब ये मिसेस लिंडे से इतने टाइम बाद मिली है तो सीधी सी बात है, पुरानी बातें तो निकलेंगी। तो ये पूछती है कि बताइए कैसी हैं आप, आपके हस्बैंड कैसे हैं। तो मिसेस लिंडे बोलती है हस्बैंड तो 3 साल पहले ही गुजर गए। तो नोरा बोलती है कि बड़ा दुख हुआ जान करके, अच्छा उन्होंने जाते जाते कुछ वेल्थ वगैरह कुछ पैसा वगैरह आपके लिए छोड़ा। तो मिसेस लिंडे बोलती है कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी ज़िंदगी स्ट्रगल किया, अपनी माँ और अपने जो भाई हैं छोटे छोटे उनको पालने के लिए सारी ज़िंदगी स्ट्रगल किया। यहाँ मिसेस लिंडे अपनी मदर अपने भाइयों की बात कर रही है, ये उनको पालने के लिए बहुत मेहनत की इन्होंने। और अब जब उनकी माँ जब गुजर चुकी हैं, उनकी मदर की डेथ हो चुकी है और अब इनके भाई जो हैं अब बड़े हो गए हैं, खुद कमाने के लायक हो गए हैं, तो ये अब फ्री हो गई हैं। तो अब ये नोरा से बोलती है कि मैं सारी जिम्मेदारियों से अब फ्री हूँ, तो अब मैं खुद की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मुझे एक जॉब की तलाश है। तो ये तो हो गई अब मिसेस लिंडे की बात। अब बात करते हैं नोरा की। तो वो नोरा से पूछती है कि तुम बताओ तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो अब इनके बीच में बहुत पुरानी पुरानी बातें निकलेंगी। जैसे मिसेस लिंडे नोरा को बोलती है कि तुम अपने स्कूल के टाइम पे कितनी खर्चीली थी, और नोरा बोलती है कि मेरा पति टॉर्वेट तो अभी भी बोलता है कि मैं कितनी खर्चीली हूँ। अब यहाँ बातों बातों में नोरा अपने हस्बैंड के प्रमोशन के बारे में मिसेस लिंडे को बताती है। तो मिसेस लिंडे उनको कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिसेस लिंडे नोरा को बोलती है कि तुम्हारे पास तो तुम्हारा पति है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें वो सब प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी पड़ती जो मुझे झेलनी पड़ी वगैरह वगैरह। तो नोरा बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, जब टॉर्वेट बीमार था तो हमने भी बुरे दिन देखे हैं। जब हमारी शादी हुई थी तो टॉर्वेट ने बहुत हार्ड वर्क किया था जिसकी वजह से वो बीमार हो गया था, और डॉक्टरों ने कहा था कि इसे बेहतर फील करवाने के लिए तुम्हें साउथ जाना पड़ेगा, यानी कि इटली जाना पड़ेगा। तब हमने बहुत प्रॉब्लम्स देखी, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम इटली चले जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं से हमने अरेंज किया। मैंने अपने फादर से पैसे लिए और उसे लेकर के इटली गई, वहाँ पे जाके इसकी हालत सुधरी। तो ऐसी बात नहीं है तुमने ही प्रॉब्लम्स देखी है, हमने भी बहुत प्रॉब्लम्स देखी है अपनी ज़िंदगी में। तो और बहुत सारी बातें होती है। अब इन्हीं बातों बातों में मिसेस लिंडे नोरा से कहती है फिर भी नोरा, तुमने वो सब नहीं झेला जो मैंने झेला है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है। अब पता नहीं कैसे एक्साइटमेंट में नोरा मिसेस लिंडे को बोल जाती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं। जब मेरा हस्बैंड बीमार था तब मैंने पैसों का अरेंजमेंट किया था, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरे फादर से मैंने लिए थे, मैंने कहीं से बोरो किए थे, मैंने कहीं से उधार लिए थे वो पैसे, और उनकी इंस्टॉलमेंट मैं अब कंप्लीट करने वाली हूँ। मेरे इंस्टॉलमेंट मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ जॉब करके अपने हस्बैंड की लाइफ बचाई है। तो मिसेस लिंडे आप ये मत समझिए कि आपने ही ज़िंदगी में बुरे दिन देखे हैं, मैंने भी बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं। तो दोस्तों ये बातें हुई उन दो फ्रेंड्स के बीच में, नोरा और मिसेस लिंडे के बीच में। अब इतने में यहाँ पे क्रॉक्स्टेड की एंट्री होती है। क्रॉक्स्टेड कौन है? यहाँ पे ये कहानी का विलन है। विलन कैसे है मैं आगे बताऊंगा। ये क्या है, टॉर्वेट के साथ में बैंक में काम करता है। ये घर में एंटर होता है तो नोरा बोलती है कि स्टडी रूम में बैठा है टॉर्वेट, चले जाओ। मिसेस लिंडे उसको देख करके हाँफती है और घूम जाती है। अब जैसे ही क्रॉक्स्टेड वहां से जाता है तो मिसेस लिंडे उससे पूछती है नोरा से कि ये कौन था। तो नोरा उसको बताती है कि मेरे हस्बैंड के साथ उसके बैंक में काम करता है, क्रॉक्स्टेड नाम है इसका। नोरा मिसेस लिंडे को बताती है कि इसकी वाइफ जो है वो मर चुकी है, इसके बहुत सारे बच्चे हैं और अकेला रहता है बेचारा। तो मिसेस लिंडे बोलती है अच्छा ये बहुत चेंज हो गया पहले से। तो नोरा मिसेस लिंडे से पूछती है तुम जानती है इसको? तो लिंडे बोलती है हाँ कभी जानती थी मैं, अब छोड़ो जो भी है छोड़ो। अब यहाँ पे वो तीन मैन जो हैं, डॉक्टर रैंक, टॉर्वेड और क्रॉक्स्टेड, तीनों स्टडी रूम से बाहर निकलते हैं। तो नोरा टॉर्वेड को बोलती है कि टॉर्वेड ये मेरी फ्रेंड है मिसेस लिंडे, इनको क्या एक जॉब की ज़रूरत है, क्या तुम अपने बैंक में बात करके इनको जॉब दिलवा सकते हो? तो टॉर्वेड नोरा को बोलता है मैं कोशिश करूँगा, अगर कुछ होगा इनके लायक तो मैं बताऊँगा। अब सबके सब अपने घर पे चले जाते हैं, रवाना हो जाते हैं अपने घर के लिए। टॉर्वेड भी चला जाता है और लिंडे भी चली जाती है। नोरा बस वहाँ पे अकेली रह जाती है। अब एक मेड है जो उसके बच्चों को लेकर के आती है, तो नोरा अपने बच्चों के साथ खेलने लग जाती है। इतने में वहाँ पे एक शख्स आ जाता है, और वो शख्स कौन था? कहानी का विलन यानी क्रॉक्स्टेड। नोरा उसको देख करके डर जाती है, तो वो उनको कहता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस 2 मिनट बात करनी है। तो नोरा कहती है कि टॉर्वेड घर पे नहीं है, तुम टॉर्वेड से बात करना। वो बोलता है मुझे टॉर्वेड से बात नहीं करनी, मुझे तुमसे ही बात करनी है। तो नोरा यहाँ पे मेड को कहती है कि तुम बच्चों को लेके जाओ। तो वो बोलती है आओ, क्या बात करनी है आओ। क्रॉक्स्टेड यहाँ पे नोरा को बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड मेरा बचपन का दोस्त है। तो नोरा बोलती है तो क्या?
और हम लोग एक ही बैंक में काम करते हैं, तो पहले इसका स्वभाव बहुत अच्छा था मेरे साथ में, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों ये मुझसे बात नहीं करता, मुझे अपना दोस्त ही नहीं समझता। तो नोरा बोलती है मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। तो क्रॉकस्टेड यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड मुझसे इतना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको मुझसे, वो मेरी नौकरी खाने पे आ गया है, वो मेरी नौकरी मुझसे छीन लेगा, तुम उसको थोड़ा समझाओ। तो यहाँ पे नोरा बोलती है तुम्हारा मैटर है, तुम अपने आप जानो, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो, मामले में मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो बोलता है कि समझाओ अपने हस्बैंड को। नोरा बोलती है मुझे कुछ नहीं मालूम, ये बैंक का मसला है, ये बैंक की बात है, मैं नहीं जानती, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ भी करो। क्रॉकस्टेड बोलता है तुम अपने हस्बैंड को मेरी नौकरी ना छीनने के लिए नहीं बोलोगी। तो वो बोलती है नहीं बोलूंगी। तो क्रॉकस्टेड नोरा को यहाँ पे ब्लैकमेल करते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है। तो नोरा बोलती है कौन सा सीक्रेट। तो वो बोलता है कि वही सीक्रेट जो तुमने पूरी दुनिया से छुपा रखा है। तुमने अपने फादर का नाम यूज करके अपने पति के इलाज के लिए जो पैसे बोरो किए थे ना बैंक से, वो सीक्रेट मुझे मालूम है और मेरे पास इस बात का एविडेंस भी है। तुमने जो सिग्नेचर किए थे ना अपने फादर के झूठे, वो एविडेंस मेरे पास अभी भी पड़ा है। तुम्हारे फादर की डेथ एक दिन पहले हो गई थी और तुमने झूठे सिग्नेचर किए थे, वो बात का एविडेंस मुझे पता है। तो नोरा यहाँ पे बहुत टेंशन में आ जाती है, बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जॉब बच जाए। तुम अपने हस्बैंड से बात करो और कहो कि मेरी जॉब ना छीने, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना मैं ये लेटर जो है लिख करके तुम्हारे हस्बैंड को दे दूंगा और बाद में जो होगा उसकी तुम खुद ही जिम्मेदार होगी। मैं जानता हूं तुम अपने हस्बैंड को कभी नाराज नहीं करना चाहती किसी भी मामले में। तुम मेरा छोटा सा काम कर दो, फिर तुम भी खुश, मैं भी खुश। तो अब दोस्तों यहाँ पे नोरा को क्रॉकस्टेड एक धमकी दे करके, कुछ भी समझ लो इसको, धमकी दे करके चला गया। तो नोरा बेचारी यहाँ पे टेंशन में आ गई। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे उसका पति नाराज हो जाए। उसने ये बोरो करने वाली बात अपने हस्बैंड को नहीं बताई है। उसकी वजह यह है कि वो ये नहीं चाहती कि उसके हस्बैंड को ये फील हो कि नोरा ने उसकी हेल्थ के लिए कितना स्ट्रगल किया है। दोस्तों ये तो कहने की बात है, असल में वो ये नहीं चाहती कि टॉर्वेट जो है उसकी मर्दानगी पे कोई ठेस पहुंचे, कि मेरी वाइफ नोरा ने कहीं से मेरी हेल्थ के लिए पैसे बोरो किए और उन पैसों की इंस्टॉलमेंट चुका भी दी, कहीं कहीं काम करके, और मुझे पता तक नहीं चलने दिया। तो वो ये नहीं चाहती कि ये बात उसको पता चले। वो वैसे ही उस पर इतना गुस्सा करता है छोटी छोटी सी बातों पे, अगर उसको ये इतनी बड़ी बात पता चल जाएगी तो उसके लिए तो एकदम सुसाइड जैसी बात हो जाएगी ये तो एकदम। अब बार बार क्रॉकस्टेड ने नोरा को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। अब नोरा आ गई टेंशन में कि अब क्या होगा। तो मिसेस लिंडे जो है उनको उसने ये प्रॉब्लम बताई। तो दोस्तों मिसेस लिंडे ने तो पहले ही नोरा को बोल दिया था कि आज नहीं तो कल टॉर्वेट को अगर मान लो पता चल गया इस बारे में कि तुमने पैसे भी बोरो किए, उसकी इंस्टॉलमेंट भी चुका दी उसकी हेल्थ के लिए, अपने फादर से नहीं लिए थे बल्कि तुमने बोरो किए थे, तो फिर क्या होगा। तो नोरा ने बोला था कि मैं एडजस्ट कर लूँगी और पता भी नहीं चलने दूंगी किसी को, तुमको और मुझे ही पता है और किसको पता है, अब देख लो क्रॉकस्टेड को भी पता है ये बात। अब नोरा बेचारी करे क्या, उसको तो वही करना पड़ेगा जो क्रॉकस्टेड ने उसको बोला है। वो बार बार टॉर्वेट के पास जाकर के ऐसे बोलती कि क्रॉकस्टेड की नौकरी मत छीनो मत छीनो, लेकिन टॉर्वेट मानता ही नहीं। टॉर्वेट कहता है ये बहुत ही बुरे स्वभाव का आदमी है क्रॉकस्टेड, इसकी नौकरी जाना तय है और मैं इस मामले में कोई बातचीत नहीं चाहता। अब अगले दिन क्रिसमस इवनिंग थी। अब क्रॉकस्टेड वापस आया नोरा के पास और बोला अब बस बहुत हो गया, अब मैंने तुम्हारे हस्बैंड को जो है लेटर लिख दिया है, उसमें मैंने तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी जो पैसे बोरो करने वाली बात है सब बता दी है, तो अब खुश रहो तुम और खुश रहूं मैं। क्रॉकस्टेड वहां से चला गया। तो मिसेस लिंडे नोरा के पास आई और उसने पूछा कि क्या हुआ, ये क्रॉकस्टेड क्यों आया था यहाँ पे। तो नोरा ने उसे बताया कि उसने उसके हस्बैंड को लेटर लिख दिया है कि मैंने उसके लिए पैसे कहाँ से बोरो किए थे और क्या क्या मैंने घपलेबाजी की और वगैरह वगैरह। तो मिसेस लिंडे बोलती है मैं उससे जाकर के बात करती हूँ। तो वो बोलती है कोई फ़ायदा नहीं है, उसने तो लेटर लिख दिया है, अब शाम तक तो टॉर्वेट के हाथ में वो लेटर होगा और वो पढ़ चुका होगा वो लेटर। तो मिसेस लिंडे क्रॉकस्टेड को समझाने चली जाती है। यहाँ पे घर के एक तरफ क्रिसमस की पार्टी चल रही है, वहाँ पे मिसेस लिंडे क्रॉकस्टेड को समझा रही है। यहाँ पे नोरा परेशान है कि कहीं वो लेटर टॉर्वेट के हाथ में ना लग जाए। वहाँ पे मिसेस लिंडे जो है क्रॉकस्टेड को समझाती है कि क्रॉकस्टेड तुम ऐसा मत करो। वो कहती है कि देखो हम दोनों शादी कर लेंगे, फिर तुम कमाओ बैंक में नौकरी करके या फिर मैं कमाऊँ, एक ही बात है। मतलब मिसेस लिंडे जो है वो कैसे ना कैसे करके क्रॉकस्टेड को मैनिपुलेट कर लेती है, अपनी बातों के जाल में फंसा लेती है। मतलब मना लेती है, बातों के जाल में तो क्या फंसा लेती है। तो अब क्रॉकस्टेड मान जाता है।
वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं तो लेटर लिख चुका हूँ, अब क्या होगा उसका। वो उसको कहती है, लिंडे कहती है तुम एक और लेटर लिखो और उसमें तुम माफ़ी मांगो कि मैंने जो कुछ किया वो गलत था, तुम्हें ब्लैकमेल करने का काम वगैरह वगैरह। तो क्रॉक्सटेड उस बात के लिए भी तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे नोरा जो है वो ये चाहती है कि कैसे भी उसके हस्बैंड टॉरवर्ड के हाथ में वो लेटर ना लगे। यहाँ पे नोरा बहुत ट्राई करती है कि वो लेटर जो है वो उसके हस्बैंड के हाथ में ना लगे, लेकिन टॉरवर्ड ने वो लेटर पढ़ ही लिया और उसे पढ़ने के बाद में जो उसने नोरा को सुनाया कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम मेरे बच्चों को बड़ा करने के लायक नहीं हो, तुम बेवकूफ हो वगैरह वगैरह। टॉरवर्ड वैसे भी छोटी छोटी बात में नोरा को डांटता था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हो गया दोस्तों। इस बार उसने नोरा को डांटने की हद कर दी। उसने बहुत कुछ बोल दिया नोरा को। अरे भाई, जो कुछ भी किया है तेरे लिए ही किया है, किसी और के लिए थोड़ी किया है। अगर पैसे उधार लिए भी हैं तो टॉरवर्ड तुम्हारे लिए लिए हैं और किसी के लिए थोड़ी लिए हैं। नोरा चुपचाप उसकी सुनती रहती है, कुछ नहीं बोलती। इतने पीछे से एक मेड आती है, वो आकर के लेटर देती है। एक दूसरा लेटर जो क्रॉक्सटेड ने लिखा था नोरा को, जिसमें वो माफ़ी मांगता है नोरा से कि उसने उसको ब्लैकमेल किया, उसके लिए वो उसे माफ़ कर दे और उसने बहुत बड़ी गलती की वगैरह वगैरह। तो टॉरवर्ड उस चीज़ को पढ़ लेता है। तो जैसे ही वो उसको पढ़ता है वो ठंडा पड़ जाता है। जो भी उसका नोरा पे गुस्सा था वो सब ठंडा पड़ जाता है। वो नोरा के पास जाता है, वो कहता है कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अरे तू कौन होता है माफ़ करने वाला भाई? अभी थोड़ी देर पहले तो तू उस पर चिल्ला रहा था। अब जब पता चला कि क्रॉक्सटेड उसको ब्लैकमेल कर रहा है तो फिर तूने उसे माफ़ कर दिया। बड़ा दोगला आदमी है भाई ये। तो वो नोरा को जाकर के समझाता है, तो नोरा बोलती है अब मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। तो टॉरवर्ड बोलता है क्या कहा तुमने? वो बोलती है अब मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की है। तो वो बोलता है तुम कहाँ जाओगी? तो वो बोलती है पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं अब यहाँ पे और नहीं रह सकती। वो बोलता है लेकिन हमारे 3 बच्चे हैं। तो वो बोलती है तुम ही रखो अपने बच्चे, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वो बोलता है चलो ठीक है, अगर तुम मेरी बीवी बन के यहाँ पे नहीं रह सकती तो हम लोग भाई बहन की तरह रह सकते हैं। मतलब कितना लीचड़ आदमी है ये मेरे साथ रहे, मेरे घर का काम करती रहे, ये मेरे घर की डॉल बन के रहे बस। तो दोस्तों इस कहानी की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि नोरा अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, सबको छोड़ करके चली जाती है अपनी जिंदगी को जीने के लिए। और टॉरवर्ड से उसके आखिरी शब्द भी ये थे कि मैं तुम्हारे घर की कोई डॉल नहीं हूं, कि तुम जब चाहे जब मुझ पे चिल्लाओ और जब चाहे जब कुछ भी करो। और दोस्तों उस वक्त ये बात कहना बहुत हिम्मत की बात होती थी। तो दोस्तों आज